चालू कर रहा हूं। ठीक है, अपन आज पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। सबसे पहले अपन इसका मतलब जान लेते हैं, आर सी सी। इसका मतलब क्या होता है? रेनफोर्स्ड। इसका क्या होता है? सीमेंट कंक्रीट। ये रिप्रेजेंट करता है स्टील को। ठीक है, अब देखो यहां पर ही मैं तुम लोगों को बता देता हूं स्टील के ग्रेड्स कितने होते हैं। Fe 250, Fe 415, 1 मिनट, एक मिनट, एक मिनट बोल रहा हूं मैं। लो कुछ पढ़ा ना, इसका तो कुछ ब्रीफ आउट करना था। तो कोई नहीं, ठीक है। ये होता है Fe 500। आजकल तुम लोगों के ये वाला, पहले क्या होता था, ये वाला पूछा जाता था और आजकल ये यूज होता है। अब मुझे ये बताओ ये क्या होता है? Fe किससे रिप्रेजेंट करता है? आयरन। ओके बिल्कुल, आयरन। और ये क्या होती है? तो ये जो 500 है सर, 28 डेज में इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगी सर ये। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को, अभी बताओ ये क्या है, ये किस लिए प्रोवाइड होता है? टेंशन। ये इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये इसकी फ्रैक्चरल स्ट्रेंथ है, टेंसाइल भी नहीं बोल सकते। टेंसाइल स्ट्रेंथ बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, सीमेंट। सीमेंट के ग्रेड बताओ मुझे जल्दी से। 33, 43 और 53। अब इसको मैं डिवीजन कर रहा हूं, सुन लेना ढंग से। M, एक मिनट, M10 से लेके M20, M25 से लेके 55 तक, और M60 से लेके 80 तक। इसे बोलते हैं हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। इसे क्या बोलोगे? स्टैंडर्ड कंक्रीट। ठीक है, और इसे बोलोगे ऑर्डिनरी कंक्रीट। पता है मिक्स डिजाइन कहाँ से चालू होती है? तुम लोगों ने कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ा हुआ है, मिक्स डिजाइन कहाँ से चालू होती है? M40। पक्का? मिक्स डिजाइन कहाँ से चालू होती है? अच्छा, तो M40 से होती है।
तो इसका मुझे डिवीजन बताओ तो। M30. नहीं, इसका मुझे डिवीजन बताओ तो। नहीं हो सकता ना इसका। M25 का क्या होता है? सीमेंट कंक्रीट एग्रीगेट का इसका डिवीजन बताओ M25 का। 1:1:2. 1:2. ओके, ठीक है। M30 से अपने पास चालू हो जाता है मिक्स डिजाइन, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ तक हो गया। सर वो मैं अब लीव मैं हो एक गया था क्वेश्चन, सर, एक बार बताओ ना क्या बता रहे थे आप। मैं कह रहा हूं कि मिक्स डिजाइन होती है M30 से चालू, ठीक है। और ये होती है M25 तक होती है अपने नॉर्मल कंक्रीट, जहां तक अपन यूज करते हैं आरसीसी के अंदर। अब हर एक का अलग अलग यूटिलाइजेशन है, वो जैसे जैसे मैं आगे बताऊंगा वैसे वैसे मैं बता रहूंगा कि सीवियर कंडीशन कैसे होती है और उसके अंदर कैसे होती है। अगर तुम लोगों ने कोड का प्रिंट किस किस ने निकाल लिया मुझे ये बताओ पहले। कोड का प्रिंट निकाला किसी ने? सर निकाला या निकाल तो नहीं? लिया है पर वो वहाँ पड़ा है सर, दुकान में पड़ा है। और मैं बात सुनो, जल्दी से जल्दी लिया ना। मैं अभी आज तो मैं केवल बेसिक इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो अभी तक कोड का काम नहीं पड़ेगा। मैं ये सारी चीजें लिखवा रहा हूँ ना, ये सारी चीजें कोड में अवेलेबल है। मैं डायरेक्ट मार्किंग करवाने वाला हूँ इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है, पेज नंबर के साथ, इसलिए फालतू का लिखने का नहीं रहेगा झंझट। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर मैंने 100 क्यूब टेस्ट किए, 100 क्यूब्स, तो अपन की परमिसिबल लिमिट कितनी होगी कि कितने फेल हो सकते हैं उसके अंदर? जल्दी बताओ मुझे। जल्दी से बताओ। ये क्यूब है अपने पास 100, उसके अंदर फेल कितने हो सकते हैं अपने पास? केवल 5% या उससे कम। इससे ज्यादा होते ही तुम्हारा कंक्रीट बकवास है। समझ में आ गया? अब देखो, अब अपन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं। मैं एक क्वेश्चन, देखो इसके अंदर क्वेश्चन से ही करवाऊंगा, ठीक है। अगर अपने पास मतलब कोई कंक्रीट है, अपन को M30 कंक्रीट को पास करवाना है, ठीक है। उसकी एवरेज स्ट्रेंथ मतलब क्या बोल सकते हैं अपन ने 100 क्यूब, मतलब अपन ने 4 क्यूब टेस्ट किए, ठीक है। 30.1, 30.2, 30.4 और 31.8। इसका एवरेज निकालो कितना आएगा। ये अपन ने स्ट्रेंथ निकाली है, ठीक है। कोई 4 क्यूब टेस्ट किए, उसकी स्ट्रेंथ कितनी आई? इतनी। अब बताओ उसका FC के एवरेज बताना, एवरेज मुझे। थर्टी पॉइंट सिक्स टू फाइव 30.625। ये अगर अपने ये स्ट्रेंथ आ रही है क्यूब्स की, ये सही है या नहीं है? ये पास करने योग्य है मयंक? मैं क्वेश्चन से चीज एक्सप्लेन करूंगा इसलिए कह रहा हूं। ये यस पास सर। करने योग्य है? नहीं, यस सर। ये नहीं है। अब बताता हूं तुम लोगों को क्यों। अपन को क्या होता है, अगर कोड बोलता है अपन को अगर M30 कंक्रीट चाहिए, तो अपन को ये चीज पास होनी चाहिए, FM इजिकल्स टू FCK प्लस 1.64 इंटू सिग्मा। अब मैं इसके वैल्यू बता देता हूँ। FC के तुम लोगों को पता होगा,
FCK तो तुम लोगों को पता है, ठीक है। M होता है स्टैंडर्ड, नहीं, M होता है मीन स्ट्रेंथ, FM होता है मीन स्ट्रेंथ। इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? Target strength. कैरेक्टरिस्टिक, नहीं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, एक बार चीजें समझ लेना, क्योंकि देखो ये चीजें कंपटीशन में बहुत इजीली पूछी जाती है। इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलोगे तुम लोग? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, एक मिनट रुको, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही जाके ये पास होगा, ठीक है। ये जो अपन ने ये निकाला है ना इसकी स्ट्रेंथ, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही पास होगा। तो अपने पास, अब देखो मैं बता देता हूं, M10 और M15, M20 और M25 और ग्रेटर देन M30 अगर होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू M30, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या क्या है? 3.5, 4 और 5, ये स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज है। अब ये चीजें तुम लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, ये वाली वैल्यू। क्यों याद करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि ये Code IS दिया हुआ है। 456 में गिवन है। समझ में आ गया? तो अपने इंडियन स्टैंडर्ड में कोड ये बोलता है कि अगर FM की वैल्यू अगर ये आती है, मतलब जो अपन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकालते हैं कंक्रीट की, वो 30 प्लस 1.64 इंटू 5 करो तो कितना आया? ये सॉल्व करके बताओ तो मुझे। 38.825. 38. 825. अगर ये स्ट्रेंथ आती है M30 कंक्रीट की तो ही वो क्यूब पास होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अब ये चीज क्यों की गई? ये इसलिए सर की गई, अब 38.2 आ रहा है सर इसका आंसर। अरे जो भी आ रहा है, आ तो रहा है ना 30, अपने इससे तो ज्यादा आ रहा है ना, इससे ज्यादा आ रहा है ना। Yes, sir. अगर अगर ये वैल्यू से ज्यादा आएगा, ये वाली वैल्यू, समझ में आ गया? मीन स्ट्रेंथ से ज्यादा आएगा तभी जाके ये क्यूब पास होगा, अदरवाइज दीज आर नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, दीज आर नॉट एक्सेप्टेबल। समझ में आ गया? अब देखो मेरी बात सुनो, इसके अंदर दो तरह से अपने पास, अब देखो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अपन आगे चलते हैं, ठीक है। ये वाला हो गया। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पढ़ा दिया, अब पढ़ाते हैं तुम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो गया। अब सेकंड नंबर पे आता है अपन ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक लोड सुन लेना एक बार। The characteristic load is such a value of load which has 95% of probability of not being exceeded during the entire lifetime of the structures. ठीक है।
तो अब मेरी बात सुनो, कैरेक्टरिस्टिक लोड वो होता है अपन अगर कोई लोड इस पे अप्लाई कर रहे हैं स्ट्रक्चर पे, अगर इस पे कोई लोड अप्लाई कर रहे हैं तो वो लोड है ना, मतलब 95% तक वो ही लोड रहना चाहिए लाइफ टाइम स्ट्रक्चर के, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे अगर कोई स्ट्रक्चर का 5% लाइबिलिटी होती है कि 5% ये इंक्रीज हो सकता है। समझ में आ गया? तो ये चीज अपन, और ये डिनोट करते हैं इसको एफ से, ठीक है। ये इतना कोई ज्यादा इतना काम का नहीं है तुम्हारे, केवल ये चीज तुम याद रख लेना। अरे यार एक मिनट, ये क्या इसका होता है ग्राफ सर? बना देता हूँ। इस ग्राफ को एक बार ठीक से नोट डाउन कर लेना। सर इसकी डेफिनेशन एक बार वापस बोलना ना सर। हाँ, डेफिनेशन एक बार बोल रहा हूँ, लिख लेना तुम लोग, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक लोड इज सच वैल्यू ऑफ लोड, द कैरेक्टरिस्टिक लोड इज सच वैल्यू ऑफ लोड the characteristic load is such value of load which has 95% probability. The characteristic load is such value of load which have 95% of probability, 95% of probability of not being exceeded, of not being exceeded, of not being exceeded during entire lifetime of the structure. नोट बीइंग से आगे बोलना सर। Not being exceeded during entire lifetime of structure। और ये ग्राफ बना देना तो याद हो जाएगा तुम लोगों को। एक मिनट, ठीक है। अब अपन चलते हैं थर्ड, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करते हैं? जल्दी बोलो, किससे डिनोट करते हैं? E. बिल्कुल। एक चीज बोल देता हूं, अगर सोम का बेसिक चीज क्लियर नहीं है, आरसीसी में बहुत तकलीफ आने वाली है। आरसीसी में मुझे केवल ध्यान रखना, एसएफडी बीएमडी सोम का केवल इसका और इसका पता होना चाहिए तुम लोगों को, बस मेरे लिए इतना काफी है। एक इसका और एक इसका। ये चीजें अगर पता है ना तो मेरे लिए इतना काफी है। अब मुझे जल्दी से इसका फॉर्मूला बताओ, इसका फॉर्मूला क्या होगा? मैं बहुत बेसिक पे चल रहा हूँ, देखो ये मैकेनिक्स की चीज है, सोम की भी नहीं है। जल्दी से मुझे बता दो। Stress upon strain. DL upon A डेल्टा। अरे देवता, वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। हुक्स लॉ कहां तक वैलिड होता है? 3.8 तक है सर। कौन सा पॉइंट है मयंक? सर वो है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट सर। बिल्कुल, ये होना चाहिए आंसर। पॉइंट ए, मुझे क्या पता चलेगा पॉइंट ए किसी को बोलेगा तो? हमेशा याद रखना प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक, ये ध्यान रखना।
ठीक है। अब ये देखो, ये बता देता हूं तुम लोगों को, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ, क्या बोल सकते हैं अपन के, कंपटीशन लेवल पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता ही आता है ये वाला, एज पर IS 456/2000। देखो यहां से कोड यूज आना चालू हो गया, ये चीजें मुझे लिखनी पड़ रही है क्योंकि तुम्हारे पास कोड नहीं है। AC इजिकल्स टू कोड आ जाना चाहिए तो मैं मार्क करवाना चालू कर दूंगा, इसलिए कह रहा हूं 5000 √FCK। ये है पेज नंबर 16 पे, पेज नंबर 16 पे है ये। और इससे पूर्व, बिफोर बिफोर 2000 इसकी वैल्यू होती थी 5700 √FCK। कंपटीशन के अंदर अगर ये पूछ लिया जाए, ये वाला कोड बता देता हूं कौन सा है, 456/1984, याद रखना। आ गया समझ में? क्लियर यहां तक? यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये इसी से डिनोट किया है, ये होता है फॉर कंक्रीट। और इसकी वैल्यू क्या होती है? ये जो नीचे वाली वैल्यूज लिखी है ये मैंने कंक्रीट के लिए लिखी है, स्टील के लिए नहीं। स्टील की वैल्यू कितनी होती है? Two into 10⁵. 2 × 10⁵ क्या बोला था अभी किसी ने? चीजें पढ़ो और याद रखो भैया। सोम स्ट्रक्चर सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मेरा 12 तारीख को पेपर है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है सोम में, क्योंकि मेरे वो पीछे वाले, ये वाले तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो पीछे वाले भूल गया। याद रखो चीजें, वापस रिवाइज करते रहो चीजें। ये याद रखना कि तुम लोगों ने फाइनल ईयर निकाल लिया तो किस्सा खत्म हो गया, ये भूलना मत। जब तक नौकरी नहीं लगती है जब तक काम आएंगे, और ये तो नौकरी के बाद भी काम आएंगे जहां पर भी जाओगे अगर फील्ड में। इसके बिना डिजाइनिंग पॉसिबल ही नहीं है। अगर बेसिक तुम लोगों ने सोचा स्टेट प्रो पे कर लेंगे, बहुत आसान होती है, जब तक बेसिक क्लियर नहीं है नहीं कर पाओगे, इसलिए कह रहा हूं। चलो आगे। अब मैं एक ग्राफ बना रहा हूं कंक्रीट का। स्टील का तो तुम लोगों को सबको पता होगा। कंक्रीट का ग्राफ वैसे दिया हुआ है उसके अंदर, तो भी एक बार मैं बना के बता देता हूँ, ठीक है? स्ट्रेस स्ट्रेन का एक, यार इसके अंदर पेन यूजर फ्रेंडली नहीं है। थोड़ा सा देखो टेढ़ा है पर ध्यान रखना, ठीक है? स्ट्रेस स्ट्रेन। 15 मिनट और पढ़ा देते हैं, फिर अटेंडेंस ले लें। और कृपया करके लेके आ जाओ यार कोड, एक प्रॉब्लम रहेगी तुम्हारा।
एक्चुअल वैल्यू तो यहाँ पर होती है, ये कर्व ऐसे गिर जाता है, पर अपन इसको कंसिडर करते हैं ऐसे। ये है IS 456 2000 के अंदर, ये वाला ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट P। अब मैं ET क्या है बता देता हूँ, ES क्या है बता देता हूँ, और EIT क्या है बता देता हूँ, ठीक है। EIT है अपने पास इनिशियल टेंजेंट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या है? इनिशियल टेंजेंट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ES क्या है? ES है अपने पास सीकेंट मॉड्यूलस। सेकेंड मॉड्यूलस क्या होता है? स्लोप ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग एनी पॉइंट ऑन द कर्व विद द ओरिजिन। मतलब कर्व पे कोई भी पॉइंट पे अपन अगर टेंजेंट खींचते हैं उसे सीकेंट मॉड्यूलस बोलते हैं। इसे बोलोगे टेंजेंट मॉड्यूलस। जहां पर कर्व मोड़ा वहां पर अपन एक टेंजेंट खींच के उसका एंगल देखते हैं ना, उसे बोलोगे टेंजेंट मॉड्यूलस। इसकी वैल्यू होती है, अपन जो लेते हैं ना 500 रूट एफ सीकेंट, ये इसकी वैल्यू होती है। ये कर्व है कंक्रीट के लिए। ये किसके लिए है? फॉर कंक्रीट। अपन स्टील के बारे में नहीं पढ़ेंगे इतना, क्योंकि स्टील का कर्व फिक्स होता है, स्टील का कर्व परफेक्ट कर्व है, इसलिए अपन ने रीइंफोर्समेंट का मटेरियल स्टील लिया, क्योंकि उसका एकदम बेस्ट अपने के पास इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे अच्छी इलास्टिक प्रॉपर्टी स्टील ही होती है। मतलब उसमें स्ट्रेंथ पकड़ने का, होल्ड करने का जो भी होता है, वो सब कुछ स्टील का सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। ये हो गया। अब अपन पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ क्रीप ऑन EC सॉरी। अब यहां पर अपन पढ़ते हैं इफेक्ट ऑन EC। क्रीप का इफेक्ट क्या होता है? अब मुझे ये कृपया करके बता सकते हो क्रीप क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय क्रीप? एनीवन? और एक क्रीप बता दो यार कोई प्लीज, हद होती है यार, क्रीप नहीं पता तुम लोगों को? अगर एक ही पॉइंट पे अगर लोड लगा हुआ रह जाए काफी टाइम तक, उसके वजह से जो डिफॉर्मेशन होता है उसे क्रीप बोलते हैं। इसके वजह से देखो EC की वैल्यू चेंज कैसे होगी? EC डैश इज इक्वल्स टू, ये होगा EC अपॉन 1 प्लस
थीटा दैट इज इक्वल्स टू 5000 रूट FCK अपॉन 1 प्लस थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पर? थीटा है क्रीप कोफिशिएंट। और याद रखना क्रीप की वैल्यू क्या होगी एज के साथ? 7 दिन, 28 दिन और 1 साल, 1 ईयर। इसकी क्रीप की थीटा की वैल्यू देख लो, ये वाली होगी। पहली है 2.2 7 दिन के लिए, 1.6 और ये 1.1। ये भी कोड के अंदर पूरा पूरा गिवन है क्रीप की वैल्यू, ठीक है। ये हो गया क्रीप, हो गया तुम्हारा। 1 ईयर के लिए कितनी है सर? 1.1। अब अपन चलते हैं, ये आज का लास्ट टॉपिक करवा रहा हूँ। इसके अंदर टेबल है, तो टेबल तुम लोगों को सर वो आनी वापस चाहिए। बताना एक बार, सर वो स्लाइड वापस लेना एक बार। हाँ, थीटा की वैल्यू 7 दिन के लिए है 2.2, 28 डेज के लिए 1.6 और 1 ईयर के लिए 1.1। सर ये क्या लिखा सर? इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आगे क्या ये 5 है 8 है? 5000 रूट FCK, इसी के बराबर है ये, समझ गया? ये FCK फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ ही है ना सर? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, फ्लेक्चरल नहीं होती FCK। फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ इसके अंदर नहीं आती, फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ स्टील के अंदर आती है, कंक्रीट के अंदर केवल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है। तो ये होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 28 डेज, FCK वो होता है, ठीक है। अब देखो ये वाला हो गया थीटा वाला। अब अपन चलते हैं परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट। अब अपन आएंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे। तुम्हारा एक न्यूमेरिकल है इसलिए मुझे करवाना पड़ेगा। 5th पॉइंट, परमिसिबल। याद रखना परमिसिबल स्ट्रेसेस, जो स्ट्रेसेस होती है वो सारी के सारी वर्किंग में ज्यादा काम आती है। परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट, एक न्यूमेरिकल है इस पे, याद रखना केवल एक न्यूमेरिकल, सिंपल सीधा सा है, बहुत इजी है, करवा दूंगा मैं। इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ठीक है। अब देखो कुछ चीजें लिखवा रहा हूं तो डायरेक्ट याद रखना। M15, ये शायद कोड के अंदर, मुझे वर्किंग का तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, दिया हुआ है नहीं दिया हुआ देखना पड़ेगा, अब याद नहीं है मुझे, बाकी मैं लिखवा जरूर देता हूं तुम लोगों को। M30, M35, M40। जब आज मैं भी कोड लाया नहीं हूं तो कल लेके आऊंगा तो मैं बता दूंगा, अगर ये दिया हुआ है तो पेज नंबर लिखवा दूंगा इसमें, ठीक है। डायरेक्ट और बेंडिंग, और ये है कंप्रेशन। कंप्रेशन, ये वैल्यूज ध्यान रखना काम की है, डायरेक्ट एंड बेंडिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं सिग्मा CC और सिग्मा CBC, ठीक है। इसकी है 2.0, इसकी है 2.8, इसकी है 3.2, 3.6, 4.0 और 4.4। इसकी बनेगी 2.71,
3.13, 3.5, 3.83, 4.14 और 4.43। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू है अपने पास 4, 5, 6, 8, 9, 10। ये सारी वैल्यूज होती है कॉलम के लिए। अपने ये वाला काम का नहीं है, इसका मतलब समझ में आया, क्योंकि अपने पास केवल बीम का ही डिजाइन है इसके अंदर। ये है 5, सर 7, माँ के ये जस्ट 8 नीचे क्या लिखा है? क्या ये कह रहा है? सर नहीं नहीं, सिग्मा के नीचे क्या लिखा है सर, ये यहाँ पे बेंडिंग में? बेंडिंग में CBC। ठीक है सर। ठीक है, थोड़ा सा यार इसमें देखना, क्योंकि ये अब राइटिंग पैड ही है, राइटिंग पैड में इतना ही चलता है। 10, 11.5 और 13, ये होता है बीम के लिए। ठीक है, ये सारी वैल्यूज किसके अंदर है? न्यूटन पर mm² के अंदर। ये 0.5 है, ये सिर्फ 5 है। कौन सा? सर कंप्रेशन बेंडिंग लिखा ना आपने, 5.5 लिखा, 0.7 है, ये 5.7, नहीं नहीं, 8.5। अरे अरे 7 ही है, 7 ही है। रुको एक मिनट, रफ कर देता हूँ मैं। पॉइंट वो गलती से मार हो गया। ठीक है, ओके सर। ये वाला हो गया। लो अपन इसके बारे में बस इसके अंदर अपन लास्ट ये पढ़ लेते हैं। कॉलम के अंदर देखो, ये कॉलम है, इसका लोड यहां लगता है सेंटर पे P। ठीक है, इस इसके अंदर डायरेक्ट लगता है स्ट्रेन इन डायरेक्ट। ये देखो, इसका केवल स्ट्रेन डायग्राम कैसा बनेगा? ऐसे। ठीक है, अब पर बीम का कैसे बनेगा? बीम के लिए कैसा बनेगा? ठीक है, ये वाला पोर्शन को क्या बोलोगे तुम लोग? compression, कंप्रेशन, बिल्कुल सही, कंप्रेशन। और इसको बोलोगे इसको क्या बोलोगे? टेंशन। अब इस टोटल मेंबर को क्या बोलते हैं? बीम को क्या बोलते हैं वैसे? इसको ये नहीं बोलते फ्लेक्सुरल मेंबर?
क्योंकि ना तो ये प्योर बेंडिंग नहीं, ना तो ये प्योर टेंशन में है, ना प्योर कंप्रेशन में है, ये दोनों का मिक्सचर है, इसलिए इसको फ्लेक्चुरल मेंबर बोलते हैं। ये ध्यान रखना बीम को, और इसको हमेशा कंप्रेशन मेंबर बोलते हैं। आज की क्लास के अंदर कोई भी डाउट है तुम लोगों को, मुझे बताओ। एनी डाउट इन टुडेज क्लास? सर ये बुक लेफ्ट कौन साइड में सी देनी डायग्राम है कौन सर? सा है? कॉलम का है सर? ये लेफ्ट साइड में जो डायग्राम है वो कॉलम का है? हाँ कॉलम का, लिख लेना उसको कॉलम।